ओके, सो अब देखते हैं कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल में सेकंड कैटेगरी एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सोजेनस फैक्टर्स। ठीक है, वॉर, चाहे खुद की कंट्री में हो, दूसरे कंट्री में हो, या पूरा वर्ल्ड वार हो, जो भी हो, है ना, वॉर के कारण मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस आर डाइवर्टेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वार गुड्स लाइक weapons and arms, etc. This affects the production of other goods, capital and consumer durables. क्योंकि वॉर होगा तो वॉर के लिए जो सामान चाहिए, वेपन चाहिए, आर्म्स वगैरह जो भी चाहिए है, तो वहाँ पे रिसोर्सेस यूज होगा। अब जब वहाँ पे रिसोर्स यूज होगा, रिसोर्स वहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगा, तो जो बाकी प्रोडक्शन है, अदर गुड्स एंड कैपिटल, अब जो भी अदर गुड्स है, कैपिटल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मेनली, है ना, तो इसमें एफेक्ट करेगा। चाहे रिसोर्सेस मिले ना, प्राइस बढ़ गया, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, या जो भी है, तो वो सब में तो इफेक्ट करेगा ना। तो प्रोडक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, रिसोर्सेस मिल नहीं रहा है, वहाँ डाइवर्ट कर दिया गया है, इन प्रोडक्शन कम हो गया है, इनकम कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, प्रोडक्शन कम हो गया ना, लोग का एम्प्लॉयमेंट कम होगा, उन लोग का इनकम कम होगा, प्रॉफिट भी बिजनेस का कम होगा, है ना। तो ये सब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये हो गया वॉर। तो वॉर के समय कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वॉर के समय तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसके लिए वॉर गुड्स तो कुछ जो बनाना है ठीक है, बाकी जगह तो कम हो गया है ना। वॉर वाला क्या है, वो सब तो यूज़ हो रहा है, ठीक है, बाकी सब का तो प्रोडक्शन, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉफिट, ये सब कम हो गया है, तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, हाँ, तो दूसरा है पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। सब चीज़ तो तबाह हो गया है, अब सब फिर से बनाया जाएगा। हाउसेस, रोड्स, ब्रिजेस एट्सेट्रा आर बिल्ट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी begins to pick up। अब जो कॉन्ट्रैक्शन आ गया था और सब भी तबाह हो गया, अब तो ज़रूरी है ना, सब बनाया जाएगा, घर बनेगा, रोड बनेगा, ब्रिज बनेगा, सब बनने लगेगा, तो क्या होगा, सब मनी से और हर चीज़ बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी begins to pick up ना, सब बढ़ेगा, सब अच्छा होने लगेगा, इफेक्टिव डिमांड होगा, बढ़ेगा, पहले नहीं हो रहा था, अब बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, बल्कि वो यहाँ पे मजदूर लोग को लाया जाएगा, है, फिर चेन इफेक्ट जिस भी तरीके से बढ़े, लेकिन बढ़ेगा। इसलिए वॉर के समय कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन में एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, भले कहीं कहीं पे वॉर के समय एक्सपेंशन बोल दे, या कहीं कहीं नहीं, बुक में तो यही दिया हुआ है, इसमें वॉर के समय कॉन्ट्रैक्शन, पोस्ट वॉर में एक्सपेंशन। हाँ, क्या MCQ जैसे दिया होगा तो उस हिसाब से बेस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, बट वैसे एक्चुअली में बारीकी से देखें तो वॉर के समय कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद एक्सपेंशन। ठीक है ना। टेक्नोलॉजिकल शॉक्स, ग्रोइंग टेक्नोलॉजी enables production of new and better products and services। हाँ, टेक्नोलॉजी अच्छा होगा, ये सब भी होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, लोग का इनकम बढ़ेगा, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा, सब बढ़ रहा है। सो एग्जाम्पल, ड्यू टू एडवेंट ऑफ मोबाइल फोन्स द टेलीकॉम इंडस्ट्री अंडरवेंट अ बूम। मोबाइल फ़ोन जब बना था, है ना, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री बूम में जाए, और एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री हट जाएगा तो इफेक्ट करता ही है फिर। तो टेक्नोलॉजिकल शॉक्स, यहाँ पे शॉक्स ऊपर नीचे जो भी हो, अच्छा वाला था इसलिए। हाँ, टेक्नोलॉजी बबल बस्ट वाले में हुआ था, लोगों को लग रहा था कि वो अच्छा चलेगा, सब इन्वेस्ट करते गया, ग्रोथ ओवर प्रॉफिट मेंटालिटी से सबको फ्री में देते गया कि भाई ब्रांड बनाते हैं, अंदर से बिजनेस पूरा खोखला, बिजनेस मॉडल भी सही नहीं है, और फिर कैश का दिक्कत आ गया, फिर बेचना पड़ गया था, तो इसलिए फिर जो बेचना पड़ गया था, बिक रहा था, लिक्विडेट हो रहा था, या फिर दूसरा बड़ा कंपनी एक्वायर कर रहा था,
सो ये सब कारण के कारण फिर ये जो बर्स्ट था ये बबल वाला था, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। लेकिन वैसे देखिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है इसलिए यहाँ पे एक्सपेंशन दिखेगा। वो बर्स्ट वाला था इसलिए कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। वहाँ पर भी लेकिन स्टार्टिंग में तो एक्सपेंशन हो रहा था ना, बर्स्ट वाले हुआ तब ना कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सो टेक्नोलॉजिकल शॉक्स, यहाँ पे एक्सपेंशन का बात हुआ है। खैर ये तो अब डिपेंड करता है, बट मेनली एक्सपेंशन का ही है। हाँ, फिर हो गया नेचुरल फैक्टर्स, ये भी तो है। वेदर साइकिल्स कॉज फ्लक्चुएशंस इन एग्रीकल्चरल आउटपुट which in turn cause instability in the economies, especially those economies which are mainly agrarian. वेदर साइकिल फ्लक्चुएट हो रहा है, उसमें क्या होगा, एग्रीकल्चरल आउटपुट में फिर वो इफेक्ट करेगा ना। मौसम खराब हुआ, फसल नहीं उगा, खराब हो गया, बर्बाद हो गया, जो भी है, तो उसमें दिक्कत होगा। या इनफैक्ट अच्छा हो रहा है तो फिर अच्छा ही हो गया, सबका प्राइस भी बढ़ जाएगा क्योंकि डिमांड तो ज़्यादा होगा, सप्लाई तो कम होगा। इंस्टेबिलिटी होगा इकोनॉमीज में, वह एग्रीकल्चरल आउटपुट जो इफेक्ट हुआ है, स्पेशली दोज इकोनॉमीज विच आर मेनली एग्रेरियन। जिस इकोनॉमी में एग्रेरियन ज़्यादा है वो कम है तब तो उतना कम एफर्ट करेगा, लेकिन ज़्यादा तक जो एग्रेरियन इकोनॉमी है जिसमें बहुत अच्छा खासा परसेंट है एग्रीकल्चरल का, है ना, तो वेदर साइकिल के कारण हो गया, या वैसे ड्रॉप या एक्सेसिव फ्लड के कारण भी हो गया। खैर इसमें फसल का तो होगा ही, फूड्स का होगा ही, लेकिन इसमें तो घर वगैरह का भी हो जाता है ना। फ्लड आ गया, टूट गया, या ड्राफ्ट आ गया, दिक्कत हो गई, तो ड्राफ्ट हो गया, ड्रॉट हो गया, या एक्सेसिव फ्लड हो गया, तो क्या हो गया, एग्रीकल्चरल आउटपुट घट जाएगा, इनकम ऑफ फार्मर्स घट जाएगा, देयर डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल गुड्स घट जाएगा। तो एग्रीकल्चरल में से वो कैसे, जिसको खाना है वो तो खाएंगे, ठीक है, प्राइस वगैरह भी इफेक्ट होगा, ठीक है। पर पहले ये देखो, एग्रीकल्चर आउटपुट घट गया, फार्मर्स का इनकम कम हो गया, तो वो लोग इंडस्ट्रियल गुड्स डिमांड नहीं करेंगे ना ज़्यादा, उनके पास तो पैसा नहीं है बाकी सामान खरीदने का, तो वो डिमांड घट गया, तो इंडस्ट्रियल गुड्स का डिमांड घट गया है तो पूरी इकोनॉमी में इफेक्ट करेगा, फार्मर्स बहुत सारे हैं। ऑल्सो प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट या फूड प्रोडक्ट्स ये बढ़ गया, तो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, क्योंकि लोग के पास पॉकेट में तो उतना पैसा है ना, फूड में तो खरीदेंगे, तो फूड में वो लोग ज़्यादा प्राइस लेके खरीद लिए हैं, और इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए पैसा ज़्यादा नहीं बचा, उसका डिमांड घट गया, या जिन लोगों और ज़्यादा खरीदे वो लोग वो भी नहीं खरीद पाए, कम खा रहे हैं, तो ओवरऑल डिमांड तो है वो तो घट गया है ना हर तरीक़ा से। तो इंडस्ट्रियल रिसेशन आ गया, मेनली तो इंडस्ट्रियल गुड्स में घट गया है, एग्रीकल्चर में तो फिर भी किसी तरह चल रहा है, चाहे फार्मर्स हो वो अपना डिमांड कम कर दिया इंडस्ट्रियल गुड्स का, नॉर्मल पीपल के पास भी पैसा कम बचा क्योंकि सारा एक फूड में चला जा रहा है, तो वो भी कम कर दिया, इसलिए इंडस्ट्रियल रिसेशन आ गया। खैर वैसे तो हर जगह इफेक्ट करे, तो जो भी नेचुरल फैक्टर्स के कारण इफेक्ट कर सकते हैं ना, पॉपुलेशन ग्रोथ, if the growth rate of population is higher than the rate of economic growth, there will be lesser savings in the economy। देखो ना, पूरे इकोनॉमी के हिसाब से देखो, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ज़्यादा है, इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कम है, बैलेंस तो होगा नहीं ना, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो दिक्कत तो होगा, देयर विल बी लेसर सेविंग्स इन द इकोनॉमी, क्योंकि ज़्यादा लोग उस कम इकोनॉमिक सेविंग उसमें डिपेंड है ना, सो देयर विल बी लेसर सेविंग्स इन द इकोनॉमी, सेव तो होगा नहीं ना, सब तो खर्चा हो जाएगा, सेविंग्स कम होगा जब इन्वेस्टमेंट कम होगा, सब तो कंज्यूम हो जा रहा है, सेव ज़्यादा करेंगे नहीं, कम होगा, तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, तो इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, प्रोडक्शन वगैरह सब कम होगा, इनकम है, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। फिर अदर फैक्टर्स भी है, फ्लक्चुएशंस इन वन कंट्री अफेक्ट्स अदर कंट्रीज,
एक कंट्री में अदर कंट्री में होगा ही, ट्रेड साइकिल वाला जैसे है जो भी है ना। तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग के कारण, हाँ वही ट्रेड रेगुलेशंस में कुछ चेंज आ गया है ना। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल गुड्स टू अदर कंट्री, उसमें कुछ तरीका का हुआ तो उसमें आ जाएगा। ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज, चेंज इन टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स, वो बदल गया। चेंज इन लॉज, कुछ लॉज में हो गया, तो जो भी चेंजेस हो रहा है बहुत सारा अदर फैक्टर्स भी है। ओके, सो इसमें एक्सटर्नल या एक्सोजेनस फैक्टर्स, वॉर्स, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। वैसे अगर किसी और कंट्री का वॉर हो रहा है तो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू अपने में इफेक्ट कर ही जाता है, या फिर कुछ का एक्सपेक्टेशन कि बाद में ये अगर वॉर बढ़ जाएगा तो फिर हमारे कंट्री में क्या इफेक्ट करेगा, तो पहले से ही कुछ चेंज होने लगता है। और एक्चुअल में जब वॉर होता है तो फिर भी चेंज होने लगता है, और खैर वॉर बाहर है तब तो खैर पूरा ही चेंज होने लगता है। ठीक है, तो जो भी है, तो वॉर के कारण, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के कारण, टेक्नोलॉजिकल शॉक्स के कारण, नेचुरल फैक्टर्स के कारण, वेदर साइकिल, ड्राफ्ट, एक्सेसिव फ्लड, या वैसे तो अर्थक्वेक भी आगे सब दबा गया तो भी हाँ, उस वक्त दिक्कत होगा, लेकिन उसके बाद तो रिकंस्ट्रक्शन चलेगा ना। जैसे वॉर में दिक्कत हुआ फिर रिकंस्ट्रक्शन चला। पॉपुलेशन, अब जैसे कि एक अर्थक्वेक अगर आता है, वैसे उस वक्त लोग ज़रूरत का सामान खरीदेंगे, या ठीक है थोड़ा मोड़ा जैसे भी इफेक्ट करेगा, लेकिन जब वो ख़त्म हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन वगैरह चलेगा, अगर बिल्डिंग टूट गया तो कंस्ट्रक्शन वगैरह चलेगा तो सब अच्छा होगा ना। फिर उसका एग्जांपल यहाँ पे तो नहीं लिखा है, बट ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अदर फैक्टर्स, ट्रेडिंग रेगुलेशंस, export import of capital goods to other countries, goods and services to other countries, taste and preference of consumer change हो गया, change in laws, regulations, है ना, जिस भी चीज़ में चेंज हुआ। देखो एक्चुअली में कोई एक कॉज नहीं होता, सब मिलकर काम करता है, लेकिन प्राइमरी कॉज में भी कोई एक हो जिससे स्टार्ट हो, लेकिन फिर सब चेन रिएक्शंस होता है। फेजेस वाले में क्या था, कॉजेस है ना, पीक में पहुंचने के बाद कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ था, बिकॉज रिसोर्सेस आर फुल्ली एम्प्लॉयड, प्राइसेस ऑफ इनपुट बढ़ गया क्योंकि मिल नहीं रहा था, तो इनपुट का प्राइस बढ़ गया है, तो प्राइस ऑफ एवरीथिंग, मैनी थिंग, सब बढ़ गया, इनपुट का ही दाम बढ़ गया ना, सबका प्राइस बढ़ गया, डिमांड घट गया, तो इस तरीक़े से फिर आने लगा था कॉन्ट्रैक्शन की ओर। वही ट्रस्ट से रिकवरी वहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेबर मार्केट के कारण लो वेज रेट है, कॉस्ट कम होगा, बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा एंड सो ऑन। तो वहाँ पे तो खैर ये कॉजेस दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे बांटा गया। इंटरनल में मेनली जैसे जीडीपी का बात हो रहा है ना, मेन वाला ऐसे करके हो गया, कुछ बाहरी फैक्टर नहीं है कि वेदर हो गया या वॉर हो गया, जो भी है ना। इंटरनल में मेन ठोस कारण जीडीपी का जो भी है, नेशनल इनकम का CIGXM है ना, इफेक्टिव डिमांड, ये एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, वही मनी सप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी, ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग फिस्कल पॉलिसी, इनोवेशन भी हो गया और प्राइसेस भी है। आगे फिर एक्सटर्नल में ओके